हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे CSIR नेट दिसंबर 2025 के न्यूमेरिकल एनालिसिस के क्वेश्चंस। टोटल 3 क्वेश्चंस इस एग्जाम में आए थे। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, एक आपका पार्ट बी में आया था, 2 आपके पार्ट सी में आए थे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पार्ट बी का क्वेश्चन है। क्या कहता है? इफ px इज द इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल फॉर द डेटा, ये आपको एक डेटा गिवन है। कहता है कि इस px जो गिवन है वो आपको इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल, इस डेटा को जो इंटरपोलेट कर रहा है वो आपको पॉलिनोमियल निकालना है। देन द वैल्यू p एट 1/2, मतलब यहां से जो पॉलिनोमियल बन के निकलेगा उसकी वैल्यू आपको 1/2 के ऊपर निकालनी है। क्या होगी? ठीक है, देखिए आपके पास क्या कह रहे हैं। अब यहां पे आप क्या करोगे, हमें एक सीधा सा मतलब तरीका पता है, डिवाइडेड डिफरेंस यूज करके जो हम निकालते हैं। ठीक है, वो ही आपको यूज करना है। देखिए आपके पास क्या कहते हैं। हाँ, यहाँ पे जैसे आपको डिग्री मेंशन करके दे देता तो हम यहाँ से एक वैसे डिग्री का एक जनरल पॉलिनोमियल मान के भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे इसने डिग्री नहीं बताई है तो हमें इसको निकालना पड़ेगा बाय यूजिंग द डिवाइडेड डिफरेंस। देखिए फर्स्ट सबसे पहले आपको x की वैल्यूज दी हुई है। ठीक है, x आपको क्या दिया हुआ है? -2, -1, 0, 1, 2। एंड ये जो y की वैल्यूज हैं ये आपकी वो वैल्यू है जो x के ऊपर फंक्शन आपका दे रहा है। ये आपका पॉलिनोमियल जो वैल्यूज आपको -2, -1, 0, 1 एंड 2 पॉइंट्स पे दे रहा है। तो सबसे पहले जो आपको गिवन है -2, -1, 0, 1, 2, ये हमने लिख लिए हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम क्या करेंगे, जो हमें y गिवन है, y बोले तो ये एक तरीके से आपको fx गिवन है। ठीक है, मतलब इन x की वैल्यूज पे फंक्शन या पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है? -1, 3, 1, -1, 3, 1, -1 एंड 3, ये आपको गिवन है। ठीक है, आप क्या करोगे, सबसे पहले निकालोगे फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। क्या होता है, इसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट करते हो। 3 माइनस -1 यानी 3 + 1 यानी 4, डिवाइडेड बाय -1 माइनस ऑफ -2। अब -1 माइनस ऑफ -2 करोगे तो ये आपको 1 मिलेगा। अब सीधी सी बात है, क्योंकि आपको जो गिवन है वो डिस्टेंस, अगर आप देखोगे तो हर जो डिस्टेंस है इंटरवल का वो आपको 1 दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं जब भी आपको डिस्टेंस से डिवाइड करवा रही हूँ, जो इंटरवल्स के डिस्टेंस है तो वो आपके सारे 1 है। तो सब के अंदर जो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस आएगा उनमें जो डिस्टेंस रहेगा वो 1 रहेगा, यानी जो डिनोमिनेटर में आएगा वो 1 रहेगा। ठीक है, तो यहां से आपके पास क्या क्या आया वो मैं आपको बता देती हूँ एक बार के लिए। ये आपके पास फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस आया है 4। ठीक है, आपने इन दोनों को सोल्व किया। इन दोनों को सोल्व करोगे 1 - 3 दैट इज -2, डिवाइडेड बाय अगेन 1, देख लीजिएगा। ठीक है, -1 माइनस ऑफ 1 -2, डिवाइडेड बाय अगेन 1। ठीक है, एंड 3 माइनस ऑफ -1 दैट इज 4, ये आपके पास आया। सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस निकाल लो, क्या आएगा? -2 -4 -6, माइनस ऑफ 2, अच्छा -6। यहां पे एक चीज करना, क्योंकि अब जो आपके पास इंटरवल हो गया है वो आपका इंटरवल 0 से -2 ट्रेवल करेगा, तो यानी आपको यहाँ पे 2 भी करना पड़ेगा। मतलब 0 माइनस ऑफ -2 यानी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आपका आएगा -3। ठीक है, इसको करोगे तो -2 माइनस ऑफ -2 यानी -2 + 2 दैट इज 0, इसको किसी से भी डिवाइड करोगे 0 ही रहेगा। 4 ऑफ -2 दैट इज 6, इसको डिवाइड करवाओगे किससे? आपकी बार इंटरवल आपका हो गया 0 to 2, तो यानी 2 से आप डिवाइड करवाओगे तो ये आपको मिलेगा 3। ठीक है, अब आप निकालेंगे थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस। क्या होगा, इसको और इसको सोल्व करेंगे तो 0 में से 3 गया, -3 गया तो 3। अब जो आपका इंटरवल बना है वो ये बना है 1 से -2, यानी 1 में से आप माइनस करोगे -2 दैट इज आपको मिलेगा 3, तो आप इसको 3 से करवाओगे तो 1 मिलेगा। अगेन इसको करवाओगे तो 3 - 0 3, एंड अब की बार जो इंटरवल आएगा वो आपका आएगा 2 में से -1 दैट इज 2 ऑफ -1 यानी 2 प्लस में 1 दैट इज 3, तो ये आपको फिर प्लस मिला। अब जब आप फोर्थ वाला निकालेंगे ना तो ये आपको 1 - 1 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ वाला जो डिवाइडेड डिफरेंस आया वो ये आया। ये तो आपका निकल गया। यहां से जो फॉर्मूला निकल कर आता है इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल का वो मैं आपको बता देती हूँ क्या होता है। px
एफ ऑफ एक्स नोट एक्स माइनस एक्स नोट फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। अब ये बताऊंगी एक्स नोट क्या है, ठीक है। एक्स माइनस एक्स नोट एक्स माइनस एक्स वन सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस, एक्स माइनस एक्स नोट एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस। और क्योंकि फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस 0 है तो मैं आगे वाली टर्म नहीं लिख रही, ठीक है। अब यहां पे ये देखिए कि एक्स नोट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री ये सब क्या है। एक्स नोट आपके पास इनिशियल पॉइंट जो आपका सबसे शुरुआती पॉइंट होता है वो आपका एक्स नोट होता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये मेरे पास जो पॉइंट्स है इनमें मैं मेंशन कर देती हूँ आगे। ये देखिए ये आपका है एक्स नोट, ये आपका है एक्स वन, ये आपका है एक्स टू, ये आपका है एक्स थ्री, ये आपका है एक्स फोर। एक्स नोट पॉइंट पे -2 पे एफ एक्स के क्या वैल्यू है -1, यानी एफ ऑफ एक्स नोट आपका -1 है। एक्स माइनस एक्स नोट दैट इज एक्स माइनस ऑफ -2 यानी एक्स प्लस में 2। फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, अब देखना डिवाइडेड डिफरेंस आप जब लेते हो ये हम फॉरवर्ड वाले ले रहे हैं, मतलब ऊपर वाले ले रहे हैं, ठीक है। तो यहां से आपका जो डिवाइडेड डिफरेंसेस निकल कर आएंगे वो आपका आएगा ये, मैं जहां पे सर्कल कर रही हूं उसको मैं देख लेना, फिर आएगा ये वाला, फिर आएगा ये वाला और फिर आएगा ये वाला। फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस आपका 4 है तो यहां पे मैं लिख रही हूं 4 प्लस में x माइनस एक्स नोट एक्स प्लस 2, 1 क्या है -1 तो x प्लस 1 आ जाएगा यहां पे। सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस माइनस का 3 लिख दीजिए, प्लस में x माइनस एक्स नोट प्लस में 2 प्लस में 1। अरे x माइनस एक्स 2 क्या होगा, x माइनस 0 होगा, ठीक है। एंड थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस 1। अब आगे का जो डिवाइडेड डिफरेंस फोर्थ वाला था वो 0 था तो मैंने वो हटा दिया, ठीक है। वो मैंने टर्म ही नहीं लिखी क्योंकि वो 0 है तो मैं क्यों ही लिखूं, फायदा ही नहीं है कोई, ठीक। अब आपको जो वैल्यू चाहिए ये आपकी px आ चुकी है, आपको वैल्यू चाहिए 1/2 के ऊपर, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 1/2 सीधा डायरेक्ट पुट कर देते हैं। तो ये आपका आएगा -1, x के प्लेस पे 1/2 पुट किया तो 1/2 प्लस में 2 आपका 5/2 हो जाएगा। 5/2 इंटू में 4 कितना हो जाएगा 20/2 प्लस में यहां पे आपका आएगा 1/2 प्लस में 2 दैट इज 5/2 इंटू में 3/2 इंटू में -3 प्लस में 5/2 इंटू में 3/2 और यहां पे x की प्लेस पे रख रहे हो 1/2, तो ये आपके पास ऐसा है। इसको आप सोल्व कर लीजिए, ये आपका ऐसा आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 45 डिवाइडेड बाई में 4 प्लस में ये आपका आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाई में 8, ठीक है। आप जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आपके पास कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। एंड सोल्व करने के बाद देख लीजिएगा ये आपके पास आएगा -10, ठीक है, -18 एंड -3/8, तो ये आपको मिलेगा -3/8, यानी जो आपकी वैल्यू निकल कर आई है 1/2 के ऊपर वो -3/8 निकल कर आई। यहाँ पे अगर हमें डिग्री मेंशन करके दे देता ना कि भाई आपकी ये डिग्री है, आप 2 डिग्री का 3 डिग्री का, वहां से हम सीधा जनरल पॉलिनोमियल मानते। किस टाइप का, जैसे मान लो ax आपको दे दिया कि 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो आप ऐसा मान के चलते, यहाँ से आप abc की वैल्यू निकालते, सीधा आपके पास पॉलिनोमियल आ जाता, उस पॉलिनोमियल में आप 1/2 पुट कर देते, ठीक है। मतलब ये एबीसी की वैल्यू कैसे निकालते, यहाँ पे गिवन पॉइंट से, लेकिन यहाँ पे इसने कुछ मेंशन करके नहीं दिया था कि डिग्री क्या है, इसी वजह से हमें यहाँ पे इसको डिवाइडेड डिफरेंस से सोल्व करना पड़ा, अदरवाइज उसी मेथड से करते, ठीक है। तो वो कभी भी जैसे कोई क्वेश्चन मेरे सामने आएगा मैं आपको जरूर करवाऊंगी, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा -3/8, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर है, पार्ट बी का क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, ये आपका पार्ट सी का है, ठीक है। 2 पार्ट सी में आए थे। फर्स्ट है लेट S be the set of all 2x2 matrices A such that the iterative sequence generated by the Gauss-Seidel method converges for every initial guess। अब यहां पे इसने खुद से दे दिया कि जब आप अपनी इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सोल्व करते हो बाय Gauss-Seidel मेथड, वो हर एक इनिशियल अप्रोक्सीमेशन के लिए हमेशा कन्वर्ज कर रहे हैं, मतलब हमेशा वो आपको अपना जो इसका सॉल्यूशन आना चाहिए उसको जाके कन्वर्ज कर रहे हैं, ये आपसे बोल रहे हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि यहां से एस जो सेट आपने लिया था 2x2 मैट्रिसेस का, ऐसी ए मैट्रिसेस का, उसमें कह रहा है कि इनमें से कौन सी मैट्रिसेस
ऐसी होंगी जिसके लिए ये जो सिस्टम के अंदर जैसे ही मैं ए की जगह पुट करूंगी तो मेरा जो सिस्टम है वो कन्वर्ज करेगा, ये मुझे पता है। अब मेरे पास दो चीजें होती है, मुझे पता है कि मेरा जब गॉस सीडल या गॉस जैकोबी की हम बात करते हैं, गॉस सीडल मेथड या गॉस जैकोबी जो भी आपके पास है, ठीक है, आप जब भी यहाँ पे बात करते हो, जब आप बोलते हो कि हर एक इनिशियल अप्रोक्सीमेशन के लिए ये क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि या तो आपके पास मैट्रिक्स डायगोनली डोमिनेंट रही होगी, ठीक है, या तो आपके पास मैट्रिक्स डायगोनली डोमिनेंट रही होगी, वो भी स्ट्रिक्टली। और अगर डायगोनली डोमिनेंट नहीं है तो हम पहुंचते हैं अपने आइटरेटिव मैट्रिक्स की तरफ। अब आइटरेटिव मैट्रिक्स क्या होती है वो बताएंगे। आइटरेटिव मैट्रिक्स में आप गए, आपने वहां से निकाला स्पेक्ट्रल रेडियस। स्पेक्ट्रल रेडियस क्या होता है, जो आपके पास मैट्रिक्स की, किसी मैट्रिक्स की आप जब आइगन वैल्यूज निकालते हो, उस आइगन वैल्यू में जब आप मॉडुलस लगाते हो और सबसे मैक्सिमम आइगन वैल्यू आप देखते हो क्या आ रही है, तो वो आपके स्पेक्ट्रल रेडियस कहलाता है। ठीक है, हमें क्या करना है, उस आइटरेटिव मैट्रिक्स की स्पेक्ट्रल रेडियस निकालनी है, वो चेक करनी है कि क्या वो लेस देन 1 है। अगर लेस देन 1 है, इसका मतलब आपकी मैट्रिक्स या आपका जो सिस्टम है वो हर एक इनिशियल अप्रोक्सीमेशन के लिए कन्वर्ज करेगा। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, हमें दो चीजें चेक करनी पड़ेगी। अगर डायगोनली डोमिनेंट है कोई मैट्रिक्स, बताऊंगी क्या होता है, तो आप सीधा बोलोगे कि भाई ये आपका कन्वर्ज करेगी। लेकिन अगर डायगोनली डोमिनेंट नहीं है तो आप वहां से ये नहीं बोल सकते हो कि वो कन्वर्ज नहीं करेगी। आपको आइटरेटिव मैट्रिक्स पे आना है, आइटरेटिव मैट्रिक्स के लिए स्पेक्ट्रल रेडियस चेक करना है, एंड देन आपको वहां से कंक्लूजन मिलेगा कि क्या स्पेक्ट्रल रेडियस लेस देन 1। अगर लेस देन 1 तो कन्वर्जेस, अगर लेस देन 1 नहीं तो डाइवर्जेस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे, अब डायगोनली डोमिनेंट समझ लो क्या होता है। कोई भी मैट्रिक्स है आपके पास, समझिए यहाँ पे मैं छोटा सा एग्जांपल दे देती हूँ। सपोज दैट कि आपके पास ये है, ठीक है, ये आपके पास कोई मैट्रिक्स है, इसको मैं बोलूंगी कि ये आपके पास स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट या डायगोनली डोमिनेंट अगर आप बोलते हो तो कैसे बोलते हो, आप ये जो डायगोनल एंट्रीज देख रहे हो हर एक रो के अंदर, कहते हैं ये जो डायगोनल एंट्री आ रही है इस रो में, रो 1 में, वो डायगोनल एंट्री इस तरीके से होनी चाहिए कि ये आपकी जो बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं उनके मॉडुलस के सम से बड़ी या इक्वल होनी चाहिए। अगर बड़ी या इक्वल है, ठीक है, फर्स्ट वाली रो के लिए, सेम तरीके से अगर सेकंड वाली रो के लिए अगर ये इक्वल है, मतलब हर एक रो के लिए होना चाहिए जी। ये ऐसा नहीं कि आप एक रो के लिए बोल दो कि भाई फर्स्ट वाली रो तो सेटिस्फाई कर रही है तो आप बोल दो कि डायगोनली डोमिनेंट। नहीं, आपके मैट्रिक्स में हर एक रो के लिए आपको चेक करना है कि जो डायगोनल पे एंट्रीज आ रही हैं वो हमेशा अपने रो के रिमेनिंग एलिमेंट्स जो बचते हैं उनके मॉडुलस के सम से हमेशा बड़ी आए या बराबर है। अगर बड़ी या बराबर आती है एवरी डायगोनल एंट्रीज, है ना, तो आप बोलते हो वहां से कि ये आपके पास क्या है, डायगोनली डोमिनेंट। और यही अगर मैं इस बोलूं कि स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट, तो स्ट्रिक्टली में क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा ये आपका क्या हो जाएगा, इक्वल का साइन हट जाएगा, तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली आ जाएगा। तो ये आपकी होती है स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट। अगर ऐसा होता है तो आप सीधा बोलोगे कि आपकी जो सिस्टम गिवन है वो आपका कन्वर्ज करेगा फॉर एवरी इनिशियल अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, अब हमें यहां से क्या करना है, देखिए फर्स्ट पहले हम डायगोनली डोमिनेंट ही सारी मैट्रिक्स को चेक करते हैं है या नहीं है, जो है उसको सीधा टिक कर देंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट वाला ये जो मैट्रिक्स है 4 1 2 3, मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ, है ना, ये आपके पास मैट्रिक्स है, इसके डायगोनल एंट्री ये है 4, बाकी रिमेनिंग एलिमेंट जो बचते हैं उससे बड़ी ही है मॉडुलस की, है ना भाई, मॉडुलस 4 इज ग्रेटर देन मॉडुलस 1। इसका मतलब ये वाली फर्स्ट रो तो सेटिस्फाई कर रही है जो हमारी डायगोनली डोमिनेंट की कंडीशन होनी चाहिए। क्या सेकंड भी कर रही है, बिल्कुल कर रही है, ये आपका डायगोनल एंट्री है 3 इज ग्रेटर देन 2, बिल्कुल। तो इसका मतलब ये आपकी हर एक डायगोनल एंट्री सेटिस्फाई कर रही है। तो इसका मतलब यहां से आप सीधा बोल दोगे कि ये जो मैट्रिक्स है ना, ये जो मैट्रिक्स है ये आपकी स्ट्रिक्टली
डोमिनेंट मैट्रिक्स है। और अगर स्ट्रिक्टली डोमिनेंट मैट्रिक्स है तो आप सीधा बोलोगे कि हाँ, इसके लिए हर एक इनिशियल अप्रोक्सीमेशन के लिए आपका सिस्टम कन्वर्ज करेगा टू द गिवन सॉल्यूशन या टू द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट ट्रू होगा। सेकंड के लिए चेक कर लेते हैं। जब हम सेकंड पे मूव करते हैं तो सेकंड मैट्रिक्स आप देखो ध्यान से, आपको मिली है 1 2 3 4, है ना, ये आपको मिली है। यहां पे अगर हम चेक करें कि क्या ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, सॉरी स्ट्रिक्टली डोमिनेंट है, आप देखो यहां पे ये जो 1 है, 1 इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ 2, कभी नहीं। तो फर्स्ट रो ही हमारी सेटिस्फाई नहीं कर रही, सेकंड करे ना करे हमें क्या ही मतलब है। इसका मतलब ये तो स्ट्रिक्टली डोमिनेंट नहीं है, नहीं है तो इसको एक बार पेंडिंग करेंगे, क्रॉस नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी मुझे और केसेस चेक करने हैं। अगर डोमिनेंट वाला वर्क नहीं किया तो हमें आइटरेटिव मैट्रिक्स के स्पेक्ट्रल रेडियस पे जाना है। ठीक है, अब देखिए ये वाला चेक करते हैं। अब अगर मैं इस थर्ड वाले को चेक करती हूँ, ये अगेन आप देखो 1 5 1 10, अगेन ये आपका फिर से 1 इज नॉट स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 5 या इज नॉट इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 5 ना ही, और ये आपका 10 तो चलो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन ये तो नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये भी स्ट्रिक्टली डोमिनेंट तो नहीं है, तो इसको भी एक बार पेंडिंग रखेंगे। ठीक है, अभी ये 2 मेरे पास पेंडिंग है। फोर्थ वाला देखते हैं। ये आप देखिए माइनस का 5, इसका मॉडुलस इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 2, बिल्कुल करेक्ट है जी। माइनस का 4 इज ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ 1, बिल्कुल करेक्ट है। इसका मतलब ये तो स्ट्रिक्टली डोमिनेंट है। स्ट्रिक्टली डोमिनेंट अगर है तो इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा। अब हम चलते हैं सेकंड और थर्ड पे। अब सेकंड और थर्ड के लिए हमें जाना पड़ेगा स्पेक्ट्रल रेडियस पे, किसकी, आइटरेटिव मैट्रिक्स की। अब आइटरेटिव मैट्रिक्स क्या होती है वो देखिए। आपको पता है कि जब आप गॉस सीडल मेथड लगाते हैं, ठीक है, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल एनालिसिस का कोर्स हमारा चल रहा है, वहां पे मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि गॉस सीडल मेथड में आइटरेटिव मैट्रिक्स आपकी कैसे निकल कर आती है। फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए कि जो आपकी एक एच मैट्रिक्स होती है जो डिनोट करती है आइटरेटिव मैट्रिक्स को, ठीक है, और ये आइटरेटिव मैट्रिक्स क्या होती है, ये आपकी होती है माइनस का डी प्लस में एल होल इनवर्स इनटू में यू, वेयर आपकी जो डी मैट्रिक्स होती है वो आपकी होती है डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, आपकी जो एल होती है वो आपकी होती है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, आपकी जो यू होती है वो आपकी होती है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये आपके पास जी होती है। ठीक है, ये आपको गिवन रहती है। अब ये आप निकालते कैसे हो वो भी बता देती हूँ। आपको ये जो ए मैट्रिक्स दी हुई रहती है, जब आप सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपको जो भी दिखता है वहां पे जो मैट्रिक्स आपकी बनी रहती है, उस मैट्रिक्स से ही हम अपना डायगोनल मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां से मैं जैसे सेकंड एग्जाम्पल जो सेकंड ऑप्शन है ये लेती हूँ 1 2 3 4, यहां से मैं आपको निकालना बताती हूँ। ये आपके पास है, ठीक है, ये आपके पास फिलहाल समझ लीजिए ए मैट्रिक्स है, मुझे यहां से डी एल और यू बनाना है। डी क्या होता है, डायगोनल, डायगोनल यानी आपको सिर्फ डायगोनल एंट्रीज लेनी है, बाकी के आप 0 रखोगे। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब आपको सिर्फ लोअर ट्रायंगुलर लेना है, स्ट्रिक्टली लोअर, मतलब आपको डायगोनल एंट्रीज भी नहीं चाहिए, तो वो आपकी 3 रहेगी, बाकी सब एंट्री 0। आपको यहां से अपर बनानी है यानी स्ट्रिक्टली अपर, तो ये आपकी 0 2 0 0 रहेगी। ये जो आपकी इसी मैट्रिक्स से बन के निकली है डी एल और यू, आप ये वैल्यूज जब यहाँ पे पुट करोगे तो आपको जो मैट्रिक्स मिलती है वो मिलती है एच, जो कि आपकी आइटरेटिव मैट्रिक्स होती है, और इसी का हम स्पेक्ट्रल रेडियस या बोले तो इसकी आइगन वैल्यूज चेक करते हैं कि क्या उसका मॉडुलस लेस देन 1 है क्या, हर एक आइगन वैल्यू का, या मैक्सिमम आइगन वैल्यू का मॉडुलस लेस देन 1 है क्या। ठीक है, तो यहां से अब चेक करते हैं। यह मेरे हाथ में डी एल और यू आ चुका है, मैं क्या करूंगी, डी प्लस में एल का इनवर्स, है ना, माइनस बाहर लगा हुआ है, यू हमें निकालना है। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मैं डी प्लस एल निकाल लेती हूँ। डी प्लस एल क्या होगा, अरे भाई इन दोनों को ऐड कर दो,
क्या बनेगा 140 और यहाँ पे 3 आ जाएगा। इसका इनवर्स हमें सीधा सीधा पता है, इनवर्स क्या होता है 2x2 मैट्रिक्स का। अरे ये एंट्रीज तो इंटरचेंज हो जाती हैं और इनमें माइनस लग जाता है और यहाँ पे बाहर आ जाता है डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट इसका 4 होगा। तो ये आपके पास आया है D प्लस में L का इनवर्स, है ना। इसको अगर मैं अंदर ले जाऊं तो ये ऐसा हो जाएगा 10 माइनस का 3/4 एंड 1/4। अब मुझे साथ में क्या करना है, इसके साथ में मल्टीप्लाई करवाना है U को, यानी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या थी, वो मेरी थी 0 2 0 0। तो यहां पे मैं इसको रख दूं, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आएगा, देखिए इसको सोल्व करेंगे 0, इसको सोल्व करेंगे 2, यहां से इसको सोल्व करेंगे 0 और यहां से इसको सोल्व करेंगे तो माइनस का 6/4। इसके जो आइगन वैल्यूज आ रही है, नेगेटिव आपका बाहर लगा हुआ है, देखो h के साथ में नेगेटिव भी है, तो यहाँ पे आप नेगेटिव साथ में लेकर चलना, ठीक है। नेगेटिव साथ में लेकर चलोगे तो ये आपके पास नेगेटिव हो जाएगी और ये आपके पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास आई। अच्छा, आइगन वैल्यूज इसकी क्या आएंगी, अब हमें आइगन वैल्यूज h की ही तो चाहिए, h मैट्रिक्स हमारे हाथ में ये आ गई। इसके आइगन वैल्यूज क्या आएंगी, इसके आइगन वैल्यूज आएंगे 6/4 एंड 0। मैक्सिमम आइगन वैल्यू क्या है 6/4। अरे 6/4 का मॉडुलस इज ग्रेटर देन 1, स्पेक्ट्रल रेडियस इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। स्पेक्ट्रल रेडियस जिसको हम लैम्डा से भी डिनोट करते हैं इज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब जब हमारा स्पेक्ट्रल रेडियस 1 से बड़ा आ गया तो हमारी जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दी हुई रहती है वो कन्वर्ज नहीं करती है किसी भी इनिशियल अप्रोक्सीमेशन के लिए। लेकिन यहाँ पे इसने बोला था कि हर एक इनिशियल अप्रोक्सीमेशन के लिए कन्वर्ज करिए। इसका मतलब ये मैट्रिक्स हमारी बिलोंग ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस मैट्रिक्स के लिए हमारे इनिशियल अप्रोक्सीमेशन वर्क ही नहीं कर रहे। तो ये तो आपका क्या हो जाएगा, गलत। सेम तरीके से आप इसको चेक करेंगे, ठीक है। 1 5 1 एंड 10 सेम मेथड से 1 5 1 एंड 10, क्योंकि ये डायगोनली डोमिनेंट नहीं निकल कर आई थी, इसी वजह से हमें इसके स्पेक्ट्रल रेडियस पे जाना पड़ेगा। तो अगेन आप यहां से क्या निकालेंगे, ये निकालेंगे, ये आपके पास h होता है। तो माइनस का देखिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रही हूँ d प्लस में l, d प्लस में l बोले तो आपके पास ये होगा इसका इनवर्स, इनटू में u आपका क्या होगा 0 5 0 0। आप इसका इनवर्स कर दो, इनवर्स जब करोगे तो ये आपको क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट तो बाहर, अंदर आपका ये तो इंटरचेंज हो जाते हैं और इसमें नेगेटिव साइन आ जाता है, यही होता है। 0 5 0 0 से आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई। तो ये आप जब अंदर लेकर जाएंगे ना सोल्व करने के लिए, तो ये आपका ऐसा बनेगा माइनस का 1, ठीक है, 0 1/10 एंड माइनस का 1/10, और इसको आप करवाओगे इससे मल्टीप्लाई, ठीक। तो ये आपका बनेगा 0 माइनस का 5 0 और 1/2, ये आपके पास आ गया जी, ठीक है। अब इसके आइगन वैल्यूज आपको सीधी सीधी दिख रही है, एक तो 0 है और एक 1/2 है। अरे क्योंकि ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो 0 और 1/2 इसकी आइगन वैल्यूज हैं। स्पेक्ट्रल रेडियस वो आपके पास क्या है, मैक्सिमम आइगन वैल्यू 1/2 है, यानी जो आपके पास स्पेक्ट्रल रेडियस है वो लेस देन 1 है, क्योंकि आपका जो ये मैक्सिमम आइगन वैल्यू है 1/2 है और इसका मॉडुलस 1/2 करोगे तो 1/2 ही रहेगा। तो ये आपका मॉडुलस क्या आया, लेस देन 1/1, लेस देन 1। और लेस देन 1 अगर आ गया तो इसका मतलब स्पेक्ट्रल रेडियस ऐसे ही लेस देन 1 आपका हर एक इनिशियल अप्रोक्सीमेशन के लिए, ये जब आप मैट्रिक्स लोगे तो कन्वर्जेंट होगा वो अपने सॉल्यूशन को, तो इसी वजह से ये आपका क्या आएगा, ट्रू स्टेटमेंट। तो इसके फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शंस करेक्ट, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट पे, एक लास्ट क्वेश्चन जो पार्ट सी का अगेन है, ठीक है। देखिए ये वाला, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा थ्योरेटिकल आए, मतलब आपको थोड़ा सा इसमें थ्योरी का पता होना चाहिए कि किस तरीके से आप निकालते हो, ठीक है, किस तरीके से आप ये जो आपको चाहिए होता है ये आप किस तरीके से निकालते हो, बाय यूजिंग द न्यूटन-रैप्सन मेथड, क्योंकि न्यूटन-रैप्सन मेथड का आपको फॉर्मूला दिया हुआ है, मतलब न्यूटन-रैप्सन मेथड का क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए क्या कहते हैं, एक्शन बी ए कन्वर्जेंट आइटरेटिव सीक्वेंस जनरेटेड बाय न्यूटन-रैप्सन मेथड। आपको क्या कह रहा है कि यहाँ पे एक्शन है वो एक कन्वर्जेंट आइटरेटिव सीक्वेंस गिवन है, ठीक है, जो न्यूटन-रैप्सन मेथड से हमें मिली है।
फॉर सोल्विंग द इक्वेशन, ये आपको इक्वेशन दी हुई है, इसका यूज होगा, ठीक है। सच दैट xn आपका पाई बाय 2 को टेंड कर रहा है एज एन टेंड्स टू इंफिनिटी फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, en आपको ये दिया हुआ है, ये एक तरीके से एरर टर्म दी हुई है nth स्टेप पे, ठीक है। लेट p इज ग्रेटर देन 0 बी सच दैट लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी en प्लस 1 अपॉन में en की पावर p मॉडुलस लगा हुआ है, एग्जिस्ट कर रही है एंड नॉन जीरो है। तो इनमें से कह रहा है कि एग्जिस्ट कर रही है, अगर नॉन जीरो है तो p क्या होना चाहिए, और जो एग्जिस्ट कर रही है तो उसकी लिमिट क्या होनी चाहिए, ठीक है, वो आपसे पूछा गया है। अब इसको किस तरीके से करेंगे देखना। आपको एक चीज पता है, यहाँ पे जो आपको सबसे पहले जो en दिया हुआ है वो आपके पास ये दिया हुआ है, ठीक है। इक्वेशन जो दी हुई है, या मैं बोलूं कि जो आपको इक्वेशन दिया हुआ है, फंक्शन जो दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है sin x माइनस में 1। ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स अगर मुझे मिल जाएं एक बार के लिए तो बात बन सकती है। यहाँ पे देखो साइन x आपका 1 के इक्वल कब होगा, जब x आपका पाई बाय 2 के इक्वल होता है। हालांकि और x पे भी निकल सकता है, लेकिन मुझे यहाँ पे पाई बाय 2 दिख रहा है ना, तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे पाई बाय 2 के लिए लेकर चलती हूँ। तो मुझे यहाँ से क्या मिला, ये आपका जो फंक्शन fx है साइन x माइनस 1, ये किस पे जीरो दे रहा है, इसके रूट्स क्या हैं, इसका जो एग्जैक्ट रूट है वो मुझे अभी अभी पता चला, x इक्वल टू पाई बाय 2, यानी ये आपका एग्जैक्ट रूट है, ठीक है। अप्रोक्सीमेटेड रूट यहां से जो आप लेकर चलते हो nth के ऊपर, वो आपको ये दिया हुआ है, एक्चुअल में ये अप्रोक्सीमेटेड xn दी हुई है, अप्रोक्सीमेटेड रूट है ये nth स्टेप के बाद, और ये जो आपको en दिया हुआ है ये आपके पास क्या है, एरर, ठीक है। तो ये आपको एरर दी हुई है, आपको क्या करना है, यहां से आपको ये वैल्यू निकालनी है, मतलब आपको en की वैल्यू दी हुई है, आपको ऐसा निकालना है, ठीक है। जब आपके n टेंड्स टू इंफिनिटी करेगी तो क्या होगा वो पूछ रहा है, और p की वैल्यू क्या होगी वो पूछ रहे हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको पता है कि en जो आपको दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है, यहां से अगर मैं xn की वैल्यू निकाल लूं तो मेरे पास ये आएगी, ठीक है। अगेन अगर मैं xn प्लस 1 चाहूं यहां से तो मेरे पास ऐसा आएगा, है ना, ठीक है, यही होगा। अच्छा, यहां से अगर मैं बात करूं कि मेरे पास, आप जानते हो कि जो न्यूटन रेफसन मेथड का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो आपके पास होता है xn प्लस में 1 इज इक्वल टू xn माइनस में f ऑफ xn f डैश ऑफ xn, यही होता है। यहां पे मैं क्या करती हूं, ये जो मेरे पास xn प्लस 1 और xn की वैल्यू आई है वो उठा के यहां पे पुट कर देती हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, xn प्लस 1 en प्लस 1 प्लस में पाई बाय 2 इज इक्वल टू xn en प्लस में पाई बाय 2 माइनस में f ऑफ xn आपके पास आएगा en प्लस में पाई बाय 2 डिवाइडेड बाय f डैश en प्लस 1 प्लस में पाई बाय 2, ये आपके पास रहेगा, है ना। ये देखो पाई बाय 2 से तो पाई बाय 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आपको मिलेगा en प्लस 1 इज इक्वल टू में en माइनस में f en प्लस में पाई बाय 2 f डैश en प्लस में पाई बाय 2। आप क्या करते हो, यहां से ये जो आए हैं ना f ऑफ en प्लस में पाई बाय 2 en प्लस में पाई बाय 2 डैश मतलब डेरिवेटिव, इनको आप टेलर सीरीज से ओपन करोगे, कैसे, देखिए f en प्लस में पाई बाय 2, ये आपके पास आएगा f ऑफ पाई बाय 2 प्लस में en f डैश ऑफ पाई बाय 2 प्लस में en स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल f डबल डैश ऑफ पाई बाय 2 एंड सो ऑन, तो चलता जाएगा। सेम तरीके से आप इसके लिए निकालोगे डेरिवेटिव के लिए, डेरिवेटिव के लिए जब निकालोगे तो जो फंक्शन है f अब की बार आपका रिप्लेस हो जाएगा f डैश से, तो ये आएगा f डैश पाई बाय 2 en f डबल डैश पाई बाय 2 en स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल f ट्रिपल डैश पाई बाय 2 एंड सो ऑन। ये दोनों वैल्यूज उठा के इसमें पुट कर दो,
तो आपको क्या मिलेगा, ई एन प्लस में 1 इज इक्वल टू में ई एन माइनस में एफ ऑफ ई एन प्लस में पाई। यहां पे देखिए, अब मैं यहां से आपको एक चीज और बता देती हूँ, क्योंकि मेरे पास पाई बाय 2 एग्जैक्ट रूट हमें मिला था, क्योंकि पाई बाय 2 रखने पे साइन एक्स माइनस 1 0 हुआ था, इसका मतलब ये आपके पास 0 मिलेगा। दूसरी चीज, क्योंकि एफ एक्स आपके पास साइन एक्स माइनस 1 था, अगर मैं यहाँ पे एफ डैश एक्स निकालती हूं तो ये मेरा कोस एक्स होता है, और अगर मैं इसकी वैल्यू पाई बाय 2 पे निकालती हूं तो ये मुझे 0 मिलेगा। तो इसका मतलब अगेन जो ये वाली टर्म है ये भी से आपको 0 मिलेगी, है ना, और ये वाली टर्म भी 0 मिलेगी। तो यहां से आपके पास बचेगा क्या, आगे की टर्म को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, ये जो आगे की टर्म आती है इनको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो आपके पास यहां से बचेगा ई एन का स्क्वायर अपॉन में 2 एफ डबल डेरिवेटिव पाई बाय 2 डिवाइडेड बाय में यहां से बचेगा ई एन एफ डबल डैश पाई बाय 2 एंड सो। तो ये आगे वाली यहां से भी नेग्लेक्ट कर देंगे, तो ये आपके पास ऐसा बचेगा, देख लीजिए, ठीक है। तो ये आपके पास आया ऐसा, यहां से ई एन कैंसिल, ये आपको ई एन अगर मैं कॉमन ले लूं बोथ साइड, यहां से ऊपर से ऊपर से अगर मैं निकाल लूं तो ये आपको मिलेगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा 1/2, ऐसा बचेगा। ई एन प्लस 1 ई एन बाहर, यहां से आपको मिलेगा 1 माइनस 1/2 दैट इज 1/2 एंड ई एन प्लस 1 अपॉन में ई एन इज इक्वल टू में 1/2। यहां से जो हमें मिला है, अगर मैं इसकी लिमिट भी अप्लाई कर दूं तो मुझे यहां से ऐसा मिला है। और साथ में एक चीज और ऑब्जर्व करना, यहाँ पे जो ई एन की पावर पी जो होनी चाहिए वो आपकी 1 है ना, यहाँ पे जो ई एन की पावर होनी चाहिए वो आपकी 1 है। इसका मतलब यहाँ से दोनों चीजें पता चली, एक तो P1 आया, दूसरी बात जो आपकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ई एन प्लस 1 अपॉन में ई एन की पावर P वो आपकी 1/2 आ रही है। तो ये एक्चुअल में जब हम इसके रेट ऑफ कन्वर्जेंस निकालते हैं ना न्यूटन रेफसन मेथड का, तब हम ये सेम चीज करते हैं। यहां से इसने रेट ऑफ कन्वर्जेंस से फॉर्मूला निकलवाया है आपसे, ठीक है। पर यहाँ पे गलती क्या हो जाती है, आप यहाँ पे रेट ऑफ कन्वर्जेंस हमेशा याद करके जाते हो, और ये जो चीजें हैं ये आप हमेशा याद करके जाते हो। यहाँ पे एक्चुअल में पावर 2 आती है लास्ट में, जब हम इसको डिराइव करते हैं ना रेट ऑफ कन्वर्जेंस के लिए, तो वहां पे आप क्या सीधा डायरेक्ट P इक्वल टू 2 कर देते हो, लेकिन वो गलत हो जाता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आपकी इक्वेशन क्या है, ठीक है, एग्जैक्ट रूट क्या है, किसको टेंड कर रहा है। तो यहाँ से जो हमें मिला है वो मिला है P इक्वल टू 1 एक तो, और इसकी जो लिमिट मिली है वो 1/2 मिली है। तो ये ऑप्शन आपके पास करेक्ट होंगे, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन आपके पास गलत होंगे, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चंस आए थे 3 क्वेश्चंस आए थे न्यूमेरिकल एनालिसिस के, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। ओके जी, थैंक यू सो मच।